तो वह शुरुआत में देखने को मिलती है याकोहामा में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? याकोहामा, ह्यूगो और तीसरा सेंदाई फ्रेमवर्क। याकोहामा फ्रेमवर्क, ह्यूगो फ्रेमवर्क और सेंदाई फ्रेमवर्क, और तीनों ही जापान में स्थित। जितने भी अभी तक हुए सेंदाई तक, ये तीनों के तीनों जापान में हुए। इसका एक कारण ये हो सकता है कि जापान ज़्यादा वल्नरेबल कंट्री है दुनिया का, और जापान ने तकनीकी रूप से बहुत उन्नति भी की है, अपनी आपदाओं को प्रबंधन करने का बहुत शानदार काम भी किया है। तो जापान से सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बाकी सारे देशों के पास उपस्थित हो जाती है। याकोहामा जो किया गया, सबसे पहले हम लोग देखते हैं याकोहामा। याकोहामा 1994 फर्स्ट सच, उसको कह सकते हैं कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था वो, विश्व सम्मेलन था, वैश्विक सम्मेलन था जो आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ था। इसको कहते हैं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर। कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर, नाम पे ध्यान देना है। सॉरी, प्राकृतिक आपदा पर। वैश्विक सम्मेलन में क्या बात हुई होगी कि प्राकृतिक आपदाएं कैसे आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या होती हैं, किस तरीके से इनसे परेशानियां होती हैं, और किस तरीके से इनसे हमें पार पाना है, और किस तरीके से निजात पाना चाहिए। तो इसमें किया गया कि यहां पर सुरक्षित विश्व के लिए 10 नियम या सिद्धांत कह लीजिए दिए गए। अगर पूछे तो प्रीलिम्स में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 10 प्रिंसिपल फॉर द सेफर वर्ल्ड वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन याकोहामा, सेंदाई, ह्यूगो और मॉन्ट्रियल, तो पूछा जा सकता है। उसके बाद ये जो 10 प्रिंसिपल थे, 10 प्रिंसिपल बेसिकली यही थे कि भाई किस तरीके से हम अपने रिस्क को एसेस कर सकते हैं, और रिस्क को मैनेज करके नेचुरल डिजास्टर के प्रति अपनी संवेदनशीलता दर्शाते हुए अपने देश को सुरक्षित रखने में एक भूमिका निभाया जा सकता है। जैसे इसमें कहा गया कि पहले जोखिम को पहचानना या जोखिम का असेसमेंट करना, जोखिम का आकलन करना एक महत्वपूर्ण कड़ी। इसी तरीके से कहा गया कि आपदा को रोकना, प्रिवेंट करना और उसके लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। इसी तरीके से तीसरा कहा गया कि भाई आपदा प्रबंधन को अपनी पॉलिसी में, जब देश अपनी नीतियां बनाए, नियम बनाए अपने देश के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, तो आपदा प्रबंधन को एक मुख्य धारा के रूप में पहचाने, ताकि आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए कंसर्न को एड्रेस किया जा सके, ताकि आपदा प्रबंधन बढ़िया से हो सके। इस तरीके पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बात की गई यहाँ पर। उसके बाद क्षमता निर्माण की बात की गई कि कैपेसिटी, लोगों की क्षमता, अपने देश की क्षमता जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे हम लोग, उतना ही नेचुरल डिजास्टर के प्रकोप से बचा जा सकता है। पर्यावरण को मजबूत बनाना, अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत बनाना, अपनी जनता को सुरक्षित रखना हर राज्य का परम धर्म है। ऐसी ऐसी बातें इस याकोहामा में कही गई। असर पर ये 1994 में हुआ। दूसरा जो हुआ वो हुआ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड डिजास्टर रिडक्शन, या उसको हम लोग कहते हैं डिजास्टर रिडक्शन, यानी कि आपदा को कम करने पर ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन, ये हुआ था कोबे, और यहीं से ह्यूगो निकल के आया था। ये हुआ था 2005। WCDR, यह 18 से 22 जनवरी 2005 के बीच में हुआ। तारीख इस क्यों महत्वपूर्ण है, अभी बात समझ में आ जाएगी। इस आपदा के लिए मीटिंग की घोषणा की गई, कॉन्फ्रेंस की घोषणा की गई, तो पूरे दुनिया भर में घोषणा की जाती है, इन्फॉर्म किया जाता है। दुनिया के जो टॉप लीडर्स होते हैं, अपने अपने राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं,
राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, उनको बताया जाता है कि कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आप आइए। लेकिन ऐसा पाया गया, बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, बहुत सारे लोग इसमें जाना नहीं चाह रहे थे, बहुत सारे लोग अनिच्छा प्रकट कर रहे थे। जैसे होता है ना, यार ठीक है तो देख लेंगे, इस भाव में बहुत सारे लोग पड़े हुए थे। लेकिन देखिए, सारी चीज़ें हमारी प्लानिंग के अनुसार काम करती नहीं है कभी। आप लाख योजनाएं बनाइए, कोई ना कोई ऐसी शक्ति होती है, कोई ना कोई ऐसी प्रकृति होती है, या कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि आपकी सारी प्लानिंग रखी की रखी रह जाती है, और जो आप चाहते थे कि नहीं करूँगा, नहीं होना चाहिए, या ना हो तो अच्छा है, वही हो जाता है। सब कुछ आपकी चाहत के अनुसार तो होता नहीं। तो लोग इसमें बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। 26 दिसंबर 26 दिसंबर को 2004 को, अगर मैं ठीक से याद कर रहा हूँ तो 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशियन में महासुनामी आता है, और महासुनामी का महाविनाश लीला पूरी दुनिया देखने लगती है। इस इंडियन ओशियन में जो ये सुनामी आई, जिससे बहुत सारे देश प्रभावित हुए, और देश मतलब देश क्या, कई सारे देश प्रभावित हुए। 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई आधिकारिक रूप से। कई लोगों की तो मृत्यु आधिकारिक रिपोर्ट पे आ भी नहीं पाती है। उसके बाद अचानक से सब लोगों की नींद खुल गई, और जब सब लोगों की नींद खुली तो सब लोग जाकर वहां पर इकट्ठे हुए। तकरीबन 4000 लोग इस जापान के शहर में गए, इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए पहुंचे। और कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जब पहुंचे तो सब बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे, क्योंकि इंडियन ओशियन में या दुनिया के किसी भी हिस्से में जो सुनामी आई होगी इतनी खतरनाक नहीं थी जिससे इतने सारे लोगों की मृत्यु एक साथ हुई हो। इसलिए सब लोग दहशत में थे। भाई सुनामी आने का जो एरिया था वह जापान का था, पैसिफिक ओशियन था, अटलांटिक में सुनामी आती नहीं है। इंडियन में भी इस तरह की सुनामी की कोई घटना का रिकॉर्ड इतने व्यापक स्तर पे नहीं था। मोटी सुनामी आया करती होगी। यहाँ पर लोग पहुंचे, पहुंचने के बाद डरे सहमे थे, बोले कि नहीं नहीं, जल्दी उपाय करना पड़ेगा हम लोगों को, जल्दी एक साथ आना पड़ेगा, तभी इस तरह के नेचुरल डिजास्टर से हम लोग पीछा छुड़ा सकते हैं। तो पहले वाले कॉन्फ्रेंस का क्या नाम था? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर। दूसरे का नाम है डिजास्टर रिडक्शन, आपदा को कम करना है। अभी जोखिम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आपदा की बात हो रही है। आपदा को कैसे कम करें हम लोग? तो आपदा को कम करने के लिए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव रखे गए, और ऑब्जेक्टिव रखते समय, क्योंकि सुनामी से दुनिया प्रभावित हुई थी, मतलब एक दुनिया का एक हिस्सा प्रभावित हुआ था, तो वहाँ पर वाटर रिलेटेड हजार्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा बातें लोगों ने की। उन लोगों ने कहा कि एक ग्लोबल सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, जो विश्व में कहीं पर भी सुनामी आए तो इन्फॉर्म कर दे उस प्रभावित क्षेत्र के लोगों को, ताकि समय रहते इन्फॉर्म हो जाएं, और समय रहते जब इन्फॉर्म हो जाएंगे तो सुरक्षित हो सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव रखे गए, ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो सब लोगों ने शपथ लिया, प्रतिज्ञा ली कि आपदा से जो खतरे हैं, जो डैमेजेस होते हैं, जो क्षति होती है, जो हानि होती है, उसको कम करना है, यानी कि रिड्यूसिंग द डिजास्टर डैमेज। आपदा से होने वाली क्षति को कम करना है। लोगों ने ये ऑब्जेक्टिव बनाया। फिर बताया कि भाई इसके लिए जरूरी है कि जो हेल्थ केयर सेक्टर हैं, डिजास्टर के बाद बड़े जरूरी हो जाते हैं। जैसे कोई आपदा आ जाती है, लोग घायल हो जाते हैं, मृतकों से ज्यादा संख्या घायलों की होगी, हमेशा हर इंसिडेंट में मोर और लेस यही होता है। तो हेल्थ केयर सिस्टम हमारा बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए। अर्ली वार्निंग यानी कि पूर्व चेतावनी प्रणाली, पूर्व चेतावनी प्रणाली हमारी, ताकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन समय रहते पहुंच जाए। उसके बाद जो निर्माण के स्टैंडर्ड हैं, बिल्डिंग स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं, वह सुरक्षित होना चाहिए। सुरक्षित निर्माण कार्य हमारे सुरक्षित होने चाहिए। इस तरीके से लोग सहमत हुए कि एक लागत प्रभावी मेजरमेंट के साथ, लागत प्रभावी जो उपाय हो सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव जो मेजरमेंट्स हो सकते हैं, उनको हम लोग अपनाएंगे। लागत प्रभावी उपाय जितने भी हो सकते हैं आपदा को रोकने के लिए, वे सारे उपाय हम लोगों को अपनाना चाहिए। और फिर उन लोगों ने कहा कि जो भी वाटर हजार्ड या जल से निर्मित आपदाएं हैं, उनका एक ग्लोबल डेटाबेस होना चाहिए, यानी कि वैश्विक डेटाबेस जिसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारे आंकड़े होते हैं कि कब, किस समय, कहाँ, किस देश में कौन सी घटना हुई, उससे क्या प्रभाव पड़ा, उसका कारण क्या था, फिर उसका मैनेजमेंट कैसे हुआ। डेटाबेस तैयार करना और लागत प्रभावी उपाय तैयार करना, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव रखे गए। बाद देखा गया कि अगर मान लीजिए
ग्लोबल सुनामी वार्निंग सिस्टम रहा होता उस जगह पर, जब हमारे यहाँ मतलब इंडियन ओशन में जब सुनामी आई, ग्लोबल एक वार्निंग सिस्टम रहता तो उसकी कॉस्ट लगभग 4 मिलियन के आसपास, $4 मिलियन। इस सिस्टम का कॉस्ट बताया गया, वो बताया गया कि भाई इसको ऑपरेट करने में $4 मिलियन प्रति वर्ष खर्च होते हैं, और एक सिस्टम एस्टेब्लिश करना होगा जो ग्लोबल इन्फॉर्म करेगा, मतलब कि ग्लोबल अर्ली वार्निंग सिस्टम सुनामी के लिए अगर हमारे पास होता तो उसके एक हाइपोथेटिकल कॉस्ट जैसे हो जाता है ना, मान लीजिए आपको कुछ काम करना है, दुकान खोलनी है, तो दुकान की एक कैलकुलेशन करते हैं ना, इतने में किराया हो जाएगा, इतने किराया हो जाएगा, इतने का सामान हो जाएगा, इतना काम करने वाला एक रख लेंगे, इतनी हमारी कॉस्टिंग आएगी। तो कहा गया कि 30 मिलियन उसको एस्टेब्लिश करने में, मतलब कि वो सिस्टम लगाने में 30 मिलियन खर्च होता, और 4 मिलियन लगभग खर्च होता आपके हर साल उसको ऑपरेट करने में कितना खर्च होता। जब इसकी कंपैरिजन की गई, कंपैरिजन किससे की गई? कंपैरिजन की गई कि भाई जो सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, उसमें कितना खर्च हुआ, तो उसमें यह पाया गया कि तकरीबन 8 बिलियन जो हमारे पास मतलब ऐड आया, मदद आई बाहर के देशों से, वो $8 बिलियन की मदद आ चुकी थी। कब तक? तो ध्यान रखना है कि ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है जनवरी में, और ये हादसा हुआ है दिसंबर में। तो दिसंबर से जनवरी के बीच में, मतलब मोर और लेस 15-16 दिन के अंतर्गत या 10-15 दिन के अंतर्गत, यहाँ पर जो ऐड आया, जो मदद आया पूरे विश्व से, वो 8 बिलियन की मदद थी। बस अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर होता तो 30 मिलियन लगा होता, और उसको ऑपरेट करने में 4 बिलियन खर्च होता। अब सोचिए कहाँ पर 40-50-100 मिलियन, और कहाँ पर ये 8 बिलियन की सिर्फ मदद, सिर्फ 15-20 दिनों में। बाकी जो देश का लगा वो अलग चीज़ है। तो इससे एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस निकल के आती है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर सही जगह पर इंस्टॉल किया जाए तो कितना कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, यह बात यहाँ से समझ में आती है। इसी को देखते हुए इन लोगों ने ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन, जिसको HFA कहते हैं, ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन, फ्रेमवर्क का मतलब वही रूपरेखा हो जाता है। तो ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन है। जो कहा गया, जो बातें इसमें जो निकल के आई वो ये थी कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को प्रायोरिटी बनाना है, मतलब कि आपदा से होने वाली जोखिम को कम करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो DRR मैं सीधा लिखता हूं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, DRR, आपदा जोखिम न्यूनीकरण। इसको हिंदी में एक बार लिख दे रहा हूं, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को प्रायोरिटी बनाना, प्राथमिकता देना। दूसरी बात की गई कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है और इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसको इंप्रूव करना है, यानी कि पूर्व सूचना प्रणाली, EWS, अर्ली वार्निंग सिस्टम। बेहतर बनाना। कहा गया जो प्रमुख क्षेत्र हैं, जो प्रमुख एरियाज हैं जहां पर आपदाओं से ज़्यादा क्रुशियलिटी है, मतलब क्रुशियल है जो आपदा को लेकर। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ जब कोई आपदा है तो की सेक्टर्स जिसको कहते हैं ना, प्रमुख क्षेत्र क्या है, उद्योग है या एग्रीकल्चर है, ये सब महत्वपूर्ण होता है, तो इनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो उसी तरह से कहा गया प्रमुख क्षेत्रों में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन की सेक्टर्स, प्रमुख क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन को, आपदा के रिस्क को कम करना। चौथी बात जो कही गई वो कही गई कि लचीली एवं सुरक्षा की संस्कृति का विकास होना चाहिए, मतलब लोगों के मन में फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस जिसको कहते हैं, और सेफ्टी को लेकर एक मतलब आत्मसात ही हो जाए कि हम अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो हमें समझाना ना पड़े कि सीट बेल्ट पहनिए। आप एक ऐसा कल्चर डेवलप कर दें कि अपने आप ही हाथ सीट बेल्ट पे ही जाए और सीट बेल्ट हम लगा ही लें। बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट, बिना हेलमेट के हम बाइक चलाएं ही ना। अब इसके लिए कोई प्रशासन का डर नहीं होना चाहिए, पुलिस का डर नहीं होना चाहिए, यानी कि इम्पोज्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि यह अपने आप में क्या होना चाहिए, इनबिल्ट हो जाना चाहिए, कल्चर का हिस्सा हो जाना चाहिए हमारा। फिर है जो रिस्पॉन्स होता है, अनुक्रिया को बेहतर बनाना। तो ये ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन था। तो इसमें भी देखिए कुल मिला जुलाकर कुछ प्रैक्टिकल बातें की गई, कुछ वही सारी बातें हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सब किया गया। लेकिन
जो प्रमुख जो चीज़ अभी चल रही है हमारे यहाँ, जो महत्वपूर्ण जो विश्व में इस समय डिजास्टर को कम करने के लिए जो संधि क्रियान्वित की जा रही है, इम्प्लीमेंटेड है, उसे कहते हैं सिंदाई फ्रेमवर्क। सिंदाई नामक शहर में हुआ, इसलिए इसको सिंदाई फ्रेमवर्क कहते हैं। इसको कहते हैं सिंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिडक्शन वही आपदा जोखिम न्यूनीकरण। यह हुआ 2015 में, और यह कब तक के लिए है? 2015 से लेकर 2030 तक के लिए यह मान्य है। मतलब अभी तक यही चलेगा 2030 तक। उसके बाद फिर जैसी जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग इंटरप्रेट करेंगे या फिर उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। फ्रेमवर्क को लाया गया, एक तो था कि भाई ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन खत्म हो रहा था, 2015 तक के लिए वो वैलिड था। 2015 के बाद एक नया फ्रेमवर्क की जरूरत थी, सिंदाई फ्रेमवर्क है। और 2011 में जापान में भूकंप आया। जापान में भूकंप आया और इस भूकंप की वजह से बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हुई थी, सुनामी भी आई, मतलब बहुत सारी चीजें बर्बाद हुई थी जापान। चल ही रहा था या कॉन्फ्रेंस में, मतलब एक डेटा बताता है कि तकरीबन 40-50 हजार लोग देश विदेश से जुड़े इस कॉन्फ्रेंस में, और ये कॉन्फ्रेंस चल ही रहा था। इसी बीच में 2015 में जब ये कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो वनुआतू एक द्वीप है पैसिफिक ओशन में, आप देखेंगे तो वहीं के जो प्रेसिडेंट थे वो उपस्थित थे, और उनके ही यहां से खबर आई कि वनुआतू में एक चक्रवात आ गया। अब सोचिए कि इंटेंसिटी कितनी बढ़ जाएगी। आप किसी घटनाक्रम में किसी की पिठ थपथपाने, किसी को दिलासा देने गए हो कि कोई हादसा में परेशान हुआ हो, और तब तक आपके घर से खबर आए कि वैसा ही हादसा एक आपके घर में भी हो गया, कैसा लगेगा? ऐसा ही प्रेसिडेंट को ऑब्वियसली लगा होगा, और जब लगा होगा इनको, तो इन्होंने कहा कि अब तेजी से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अब ये जो काम है, पहला वाला अगर आप क्रम समझेंगे तो पहला वाला था नेचुरल डिजास्टर पर कॉन्फ्रेंस, दूसरा वाला था डिजास्टर रिडक्शन पर कॉन्फ्रेंस, और तीसरा है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यानी कि अब आपदा का प्रबंधन नहीं करना है, आपदा के जोखिम का प्रबंधन करना है, उसको कम करना है। आपदा कम नहीं मत करो, आपदा तो आने में फिर इंतजार करोगे कि भाई सुनामी को कम कैसे करें। सुनामी को कम करने की जरूरत नहीं है, सुनामी को आने दीजिए। सुनामी से जो जोखिम है ना, उसको कम करिए। जो आपको क्षति हो रही है, जो आपको नुकसान हो रहा है, उसको कम करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसा उद्देश्य इसमें रखा गया। सिंदाई फ्रेमवर्क, इसको इसके 4-5 पॉइंट हैं, उन 4-5 पॉइंट को आप बहुत ध्यान से देखिए, और यही सब जाके आगे इंटीग्रेट होगी जो नेशनल पॉलिसी हमारी बनेगी, या जो नेशनल प्लान हम लोगों को पढ़ना है उसके साथ। जो प्रायोरिटीज एरिया थे, प्राथमिकता के क्षेत्र थे सिंदाई फ्रेमवर्क में, प्राथमिकता के क्षेत्र रखे गए, और साथ इसमें ग्लोबल टारगेट रखा गया। ग्लोबल टारगेट यानी कि वैश्विक लक्ष्य, कि विश्व को क्या करना है। और ये जो लक्ष्य हैं, ये ऐसे लक्ष्य थे जिनको मेजर किया जाएगा। जैसे एक तो क्या हो गया, मैं आपसे कहूं कि आपको पढ़ना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पढ़ना चाहिए। और पर्याप्त मात्रा की परिभाषा सबके हिसाब से अलग अलग हो जाएगी, इसलिए पर्याप्त अपने आप में मेजरेबल नहीं होता है, मापन योग्य नहीं होता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको 8 घंटे पढ़ना चाहिए, आपको 5 घंटे पढ़ना चाहिए, तो ये एक मेजरेबल टारगेट है आपके लिए, राइट? तो ऐसा ही ये जो टारगेट रखे गए, ये टारगेट मेजरेबल थे। पहले हम लोग प्रायोरिटीज एरिया को समझ लेते हैं। ये प्रायोरिटीज एरिया बहुत क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, जोखिम को समझना। जोखिम को समझना।